नीचे डाला, नीचे फेंका और फिर वो वापस बाउंस होकर आ गई। एक और बार डाला, फिर वापस बाउंस होकर आ गई और मेरे हाथ में आ गई बॉल। ये क्यों हुआ जानने के लिए देखना है ये वीडियो कि इसके पीछे क्या साइंस है। कभी देखा है अगर एक गन से बुलेट निकल रही है तो वाई जब बुलेट निकलती है गन में थोड़ा बैकवर्ड पुश आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि गन क्विकली बैकवर्ड क्यों हो गई बुलेट के निकलने से। ये सब चीजें अगर हम नोटिस करें रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम काफी ऐसे इंस्टेंसेस देखते हैं। कभी देखा है जब हम चल रहे होते हैं रोड पे, ऐसे चल रहे होते हैं तो हमें लगता है हम रोड को पीछे धक्का दे रहे हैं। वैसे तो जिम में ट्रेडमिल ऑन रहती है, कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है, लेकिन अगर वो स्टेबल पोजीशन पे है और आप फिर भी अगर उस पे खड़े होंगे तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपके आगे चलने से कन्वेयर बेल्ट पीछे को हो रही है। अब इसके पीछे क्या साइंस है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहीं से आया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए पढ़ते हैं इसे। कभी फुटबॉल खेलते हुए बॉल को देखते देखते सामने वाले फुटबॉलर से टकराए हो? अगर टकराए हो तो जितनी उसको लगती है उतनी आपको भी लगती है, उतने आप भी हर्ट होते हो। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आप जब उससे टकराए तब आपने एक फोर्स उस पर अप्लाई की, लेकिन उसने उतनी ही बराबर फोर्स आप पे भी अप्लाई की उसी वक्त जिस वक्त आपने एक फोर्स अप्लाई की। तो जो आपने एक्शन किया उसका आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिल गया उसी टाइम, और बराबर का रिएक्शन मिला, इसीलिए आप भी उतने हर्ट हुए जितना कि वो फुटबॉलर हर्ट हुआ जिससे आप टकराए थे। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, आइए देखते हैं। When one object exerts a force on another object, जब एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है, सामने वाला ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली मतलब उसी टाइम एक बराबर की फोर्स आगे से एक्सर्ट करता है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में बराबर होगी और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी कि आपने यहां से किया वो यहां से आ गया। तो ये फोर्स बराबर होगी मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। एक बार वापस रिपीट कर देती हूं आपके लिए, याद करना बहुत जरूरी है कि when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously मतलब उसी टाइम एकदम से exert करती है एक फोर्स back on the first। ये दो फोर्सेस हमेशा बराबर होती है। यहां से लगा 5 न्यूटन तो सामने से भी लगेगा 5 न्यूटन ही, यहां से 10 तो सामने से भी 10। तो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक चीज ध्यान रखनी है आपने बहुत बहुत जरूरी, कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट आप पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको इक्वल एंड ऑपोजिट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, उस पे कोई एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है ए, उस पे एक और फोर्स एक्सर्ट हो रही है बी, ये इक्वल एंड ऑपोजिट, ये हमारी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं कह रहा। वो बोल रहा है जिस पे आपने फोर्स एक्सर्ट की वो ऑब्जेक्ट वापस ही आप पे फोर्स एक्सर्ट करे। तो आई रिपीट, ये दो फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर रही, दो फोर्सेस एक दूसरे पे एक्ट कर रही है। और यही से मेरी अगली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट कि दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, कि दो तीन फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट कर रही, इनफैक्ट एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट वापस उस पे एक्ट कर रही है। आगे चलते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, मतलब आपने उस फुटबॉलर पे फोर्स डाली, फुटबॉलर ने आप पे फोर्स डाली, तो दो फोर्सेस हो गई। सो देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। इन दो अपोजिंग फोर्सेस को एक्शन और रिएक्शन भी कहा जाता है। जब आपने फुटबॉलर को धक्का दिया या लिटरली आप उससे जाके टकराए तो उसको एक्शन बोला गया, पर जब उसने आप पे फोर्स एक्सर्ट करी एकदम से वो हुआ रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला, इन दो फोर्सेस को एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस भी कहा जाता है।
यही से आएगी हमारी ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या कहती है कि आप लॉ को कैसे और एक्सप्रेस कर सकते हो। वो कह रही है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हम नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं कि जो आप करोगे वो आप पे वापस आएगा। हम जनरली लिटरेरी लैंग्वेज में भी इसको बोलते हैं। तो अगर फिजिक्स की बात में इसको हम बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट, जो कि है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट नोट जिसमें से 2 to 3 मार्कर रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, और why the gun recoil, why recoil of gun happens, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल टीचर्स का और वो देते ही हैं। तो अब मैं बोल रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोट के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, तभी मैंने यहाँ लिखा कि ये है हमारा अभ्यास का इम्पॉर्टेंट नोट। ये क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि फोर्स जो है जो अप्लाई हो रही है और जो ऑपोजिट आगे से आ रही है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है। जब आप फुटबॉलर से टकराए, जितनी फोर्स आपने लगाई सामने वाले ने भी उतनी ही फोर्स लगाई, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी बराबर का प्रोड्यूस हो, कि वेलोसिटी जो चेंज हो वो बराबर की चेंज हो, जरूरी नहीं। बिकॉज आप किसी और पे फोर्स लगा रहे हो, कोई और आप पे फोर्स लगा रहा है, तो हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास ही अलग हो, और मास अलग होगा तो एक्सेलरेशन डिफर करेगी। कैसे करेगी, क्यों करेगी? बिकॉज हमें पता है कि मास ज्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम होती है, मास कम होता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होती है। लास्ट वीडियो में बहुत ही क्लियरली ये चीज मैंने आपको समझाई थी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए। ऑल्सो इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको समझाती हूं। मैंने बोला इवन दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिक वैल्यू में सेम है दोनों फोर्सेस, these forces may not produce acceleration of equal magnitude। acceleration भी बराबर हो, क्योंकि फोर्स बराबर है जरूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज आप किसी और पे फोर्स लगा रहे हो, वो आप पे फोर्स लगा रहे हैं, अरे दोनों का मास अलग हो सकता है यार, दोनों का मास अलग होगा तो एक्सेलरेशन सेम कैसे होगी? सो ये क्या रीजन दिया हमने इसका, each force acts on a different object that may have a different mass। और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। तो ये रही जी गन, एक गन है, उससे बुलेट हो रही है फायर, तो क्या होगा? आपने देखा गन का रिकॉइल होता है, रिकॉइल मतलब स्लाइट बैकवर्ड मूवमेंट होता है जब भी हम बुलेट को शूट कर रहे हैं, गन से फायर कर रहे हैं गन से। क्यों? क्योंकि अगर गन बुलेट पे एक फोर्स लगा रही है तो बुलेट भी गन पे एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से गन रिकॉइल हुई है, उसका बैकवर्ड मूवमेंट हुआ। लेकिन गन बस थोड़ी सी रिकॉइल होती है, बुलेट तो बड़ी तेज वेलोसिटी से चली जाती है, आगे चली जाती है, लेकिन गन इतनी रिकॉइल नहीं होती, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज मास ऑफ गन इज much 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 greater than mass of bullet। as a result गन की जो एक्सेलरेशन है वो कम होती है और बुलेट की जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होती है, बिकॉज मास कितना है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। अगर आपको ये रिकॉइल का केस अच्छे से समझ में आ गया है तो याद रखिए 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम्स में, विदाउट फेलियर टीचर्स का फेवरेट है ये क्वेश्चन। अब हमने ये किया फिनिश अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आगे चलने वाले हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जो कि है अगेन एक बहुत स्टार क्वेश्चन टीचर्स का। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट समझेंगे फिर यहाँ पे करेंगे हम डेरिवेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर मैंने 2 बॉल्स ली हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स, वैसे जनरली बुक में 2 बॉल्स ली हैं, यहाँ पे भी मैं 2 बॉल्स ले रही हूँ, मैंने 2 बॉल्स ली, इसका मास है ma, इसका मास है mb, ये दोनों बॉल्स इस डायरेक्शन में चल रही हैं।
एंड इसकी वेलोसिटी जो पीछे है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है इसकी वेलोसिटी से जो कम है कंपैरेटिवली। तो जब दोनों बॉल्स इस डायरेक्शन में चल रही है, सिंस इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इससे टकरा जाएगी, तो बेसिकली ये हुई टक्कर, कोलिजन के बाद ये वापस आगे चलने लगी। एंड जिस वेलोसिटी से कोलिजन के बाद वो चलने लगी थी वो हो गई इसकी VA और इसकी VB। तो पहले वो UA और UB से चल रही थी और दैट इज इनिशियल वेलोसिटी A एंड इनिशियल वेलोसिटी B। फिर टक्कर के बाद हो गई फाइनल वेलोसिटी A, फाइनल वेलोसिटी B। और टक्कर क्यों हुई? बिकॉज इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और इसकी कम थी, तो पीछे आते आते ये हुई टक्कर और ये आगे चलने लगे। तो अब वो ये बोल रहे हैं जो टोटल मोमेंटम टक्कर से पहले था वही टोटल मोमेंटम टक्कर या कोलिजन के बाद भी होगा। और यही कह रहा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वही कह रहा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोल रहा है डिटेल में देखते हैं। द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा क्या है? मोमेंटा मैंने गलत नहीं लिखा, मोमेंटा इज प्लूरल ऑफ मोमेंटम ओनली। So the sum of momenta of two objects before collision is equal to sum of momenta after the collision. Collision से पहले इसका जितना total momentum था वही collision के बाद भी total momentum रहा। तो लेकिन एक और शर्त है कि कोई external force आगे से नहीं लग रही है, कोई external force आगे से नहीं लग रही है। So there is no external unbalanced force which is acting on them. इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। कि कोलिजन होने के बाद भी टोटल मोमेंटम अनचेंज्ड है या कंजर्व हो गया। कंजर्व हो गया मतलब चेंज नहीं हुआ। तो मैंने आपको जो दो बॉल्स का एग्जांपल दिया उसी से अब मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। पेपर्स में स्ट्रेट आउट ऑफ 5 मार्क्स पूछा जाएगा। दो बॉल्स ले रही हूं, दो बॉल्स है, बॉल ए और बॉल बी। मास है, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, यहाँ पे ड्रॉ भी हुआ है कि इस डायरेक्शन में दोनों बॉल्स चल रही हैं, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस बॉल से ज्यादा है, इसीलिए इसने इसको मारी टक्कर। टक्कर के बाद वो फिर आगे चलने लगी दोनों बॉल्स। सो इनिशियली इसका मास ए, मास बी, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी UA UB, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बॉल ए की हो गई VA और बॉल बी की हो गई VB। यहाँ मैंने डिटेल में आपके लिए सब लिखा भी हुआ है कि बॉल ए का मास MA, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी UA, बाद की वेलोसिटी VA, बॉल बी के लिए MB UB VB। और कोलिजन रही हमारी कितने टाइम के लिए? यहाँ हम लिख रहे हैं कोलिजन रही हमारी टाइम T के लिए। कितनी देर के लिए? टाइम T सेकेंड्स के लिए। सो ये रहा मेरा छोटा सा इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके मैं करने वाली हूं अब इसकी डेरिवेशन। तो अब मैंने बोला कि जब A B से टकराई, जब A B से टकराई तब A ने B पे एक फोर्स एक्सर्ट की जिसको मैंने बोला FAB। क्योंकि A ने B पे की है तो मैंने बोल दिया FAB। तो मैंने बोला थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा उस एक्शन का। तो ये बॉल भी तो, बॉल बी भी तो बॉल ए पे एक फोर्स अप्लाई करेगी ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो उसको मैंने बोल दिया फोर्स दैट इज FBA। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, हम चलते हैं आगे। आगे हम बोल रहे हैं बॉल ए का मोमेंटम क्या है? बॉल ए का बिफोर कोलिजन। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है अगर आपको याद नहीं है तो नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है पिछली वीडियो का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें मैंने मोमेंटम बहुत डिटेल में समझा है दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं बोल रही हूं बिफोर कोलिजन की बात कर रही हूं, वो भी बॉल ए की, तो मास ऑफ बॉल ए आ गया और कोलिजन से पहले की वेलोसिटी क्या थी मेरी? UA। तो यहां आ गया U, यहां आ गया UA। अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन मास इनटू वेलोसिटी MA और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या थी? VA।
Similarly, we'll do it for B also. Before collision, mb, यहाँ mb क्यों आया? Because mass of ball B और initial velocity क्या थी यहाँ पे? UB. और आगे आफ्टर कोलिजन अगर चले तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट mb vb. vb क्यों आया? बिकॉज आफ्टर कोलिजन बॉल b की वेलोसिटी है मेरी vb. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस यहां से वैल्यूज दी मोमेंटम की. ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके इनिशियल मोमेंटम, इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल मोमेंटम. याद कराने का तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करके बॉल b का इनिशियल मोमेंटम, इसको मल्टीप्लाई करके बॉल b का फाइनल मोमेंटम. थोड़ा सा ट्रिकी है, याद करने में थोड़ा सा मुश्किल. प्रैक्टिस करेंगे 5 से 6 बारी तो गलत नहीं करेंगे कभी भी. अब मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन. दैट इज ए ने बी पे कितनी फोर्स लगाई, दैट इज एफ ए बी एंड बी ने वापस रिएक्शन फोर्स क्या लगाई, दैट इज FBA. इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो हमने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ मोशन में समझा था. तो बहुत सिंपल सा है ये प्रोसीजर. मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है. फोर्स का फॉर्मूला MA होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमें अच्छे से पता है. आइए एक बार लिखते हैं. तो FAB क्या होगा? सबसे पहले तो बॉल A की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आएगी मास ऑफ बॉल A. फिर ब्रैकेट में आ जाएगा V माइनस U अपॉन T. आता है ना, क्या आता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस U अपॉन T. पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉल A की, तो हर जगह साथ में A आ जाएगा, सिंपल. तो VA माइनस UA अपॉन T. बहुत सिंपल सा था ये काम. सिमिलरली बॉल B का भी निकालना है तो मास आ जाएगा B का, और ब्रैकेट में VB माइनस UB अपॉन T. ये था हमारा. इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही कि ये कहां से आया, बिकॉज लास्ट वीडियो सोलली इसी चीज के लिए डेडिकेटेड थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है. सोलली इसी चीज को हमने की थी डेडिकेट, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो वापस जाके इसको समझिएगा अगर ये भी कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है. अब मैं बोल रही हूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली there is a force which A is exerted on B and B is exerting it back on A. It's equal in magnitude but opposite in direction. तो फोर्स जो A B पे exert कर रहा है उतनी ही फोर्स B भी A पे exert कर रहा है, बराबर है. लेकिन सिंस opposite in direction है तो ध्यान रखेंगे कि साइन आ गया यहाँ पे नेगेटिव का. कुछ नहीं करना, ये दो जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं उनको यहाँ पे इक्वेट कर देंगे विद दिस माइनस साइन. तो क्या अगर मैं बोल रही हूं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बराबर हो गई हैं, क्योंकि मैं इसको कह सकती हूं एक्शन फोर्स और इसको कह सकती हूं रिएक्शन फोर्स. तो अगर अब ये बराबर हो गई है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन माइनस के साइन की वजह से ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो आइए मैंने जस्ट यहाँ से वैल्यूज प्लेस करनी है, इन एक्सप्रेशंस को कॉपी पेस्ट करना है. आइए करते हैं. MA VA माइनस UA अपॉन T इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगाना जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज आप गलत कर देंगे इसको. तो माइनस जरूर लगाना है, यहाँ पे एक माइनस का साइन है. फिर FBA की वैल्यू ऊपर से आएगी MB VB माइनस UB अपॉन T. इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, TT हो गया हमारा कैंसिल, दोनों तरफ है बराबर. अब इस एक्सप्रेशन को करेंगे हम ओपन. बहुत ही सिंपल, बुक में इसके बाद सीधे सीधा स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन हम सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए. तो खोलेंगे इसको, ब्रैकेट को, MA VA माइनस MA UA इज इक्वल टू, माइनस का साइन है, MB VB MB VB. ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस बेसिक इंटीजर्स, फिर क्या गया MB UB MB UB. तो यहां तक अगर आपका आ चुका है, अब छोटा सा काम करना है. U वाले इनिशियल वेलोसिटी वाले, जो कि वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी, U वालों को रखना है एक तरफ, V वालों को करना है एक तरफ. हमारा सॉल्व हो जाएगा पर्पस. तो मेरे को क्या करना है? बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर. MA VA,
तो ये जो v वाला है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाके प्लस कर देती हूँ, MBVB इज इक्वल टू MBUB, और लेफ्ट साइड पे भी जो माइनस में है u वाला उसको राइट साइड पे ले जाते हैं प्लस करके MAUA। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे u वाला कॉन्सेप्ट है, सारा u वाला मोमेंटम है, यहाँ पे v वाला मोमेंटम है। थोड़ा सा और रीअरेंज करने वाले हैं हम, u वाले को करेंगे लेफ्ट साइड पे बिकॉज वो बिफोर कोलिजन है, और v वाले को करेंगे राइट साइड पे बिकॉज वो आफ्टर कोलिजन है, और हम स्टेटमेंट को कर पाएंगे सेटिस्फाई। तो हमें क्या लिखना है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। मैंने MAUA पहले बॉल A का बिफोर कोलिजन का मोमेंटम लिखा, फिर बॉल B का बिफोर कोलिजन का मोमेंटम लिखा। तो मैंने ये साइड कर ली कवर। इस साइड चलते हैं, मैंने बॉल A का आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम लिखा, MAVA, फिर बॉल B का आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम लिखा। तो मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंजिंग की है। क्यों? बिकॉज मैं ये शो करना चाह रही थी कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देख सकते हैं ना, बॉल A का बिफोर कोलिजन, बॉल B का बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, बॉल A का आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम, बॉल B का आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम, एंड सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको ये समझ में आ गया, कम से कम 5 बारी लिखिए तभी दिमाग में बैठ पाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो रिवाइंड करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू, वेरी गुड। यहाँ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। एक और वीडियो आएगी आप लोगों के लिए जिसमें बहुत सारे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।